नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पृथ्वी उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना को जानेंगे। नेबुलर हाइपोथेसिस में ये दूसरा हाइपोथेसिस है। परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताएं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल यही एक नेबुलर हाइपोथेसिस है। इसके पहले जो भी हम पढ़े वो भी नेबुलर हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही आता है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस यहाँ पर जो हम जानेंगे, तो ये मूल रूप से है जो कि कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है उसमें एक संशोधन है। इसको देने वाले लाप्लास महोदय हैं, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इसका प्रकाशन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया, जिसका प्रकाशन 1796 में किया गया। अब आते हैं इसको समझने से पहले कांट के वायव्य राशि परिकल्पना में क्या दोष थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मूल रूप से उनमें 3 खामियां आती है। सबसे पहली कि टकराव से उतनी गति उत्पन्न नहीं हो सकती है, टकराव से गति उत्पन्न होना संभव नहीं है। दूसरी है टकराव से उतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है जो कि द्रवित अवस्था में ले जाए न्याहारिका को। और तीसरी सबसे प्रमुख जो है बढ़ते हुए आकार के साथ गति का बढ़ना, जो कि फिजिक्स के नियमों के ठीक विपरीत है। तो इन 3 समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लाप्लास महोदय ने अपनी परिकल्पना तैयार की, और इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले एक तप्त नेबुला, बहुत बड़ी जो थी तप्त नेबुला थी, और वो द्रवित अवस्था में थी और वो अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही थी। इतना उन्होंने मानकर चला। अब देखिए उनकी मान्यता से कौन कौन सी समस्याएं सुलझ जाती है। सबसे पहली तो ऊष्मा की, जो कि उन्होंने बताया था कांट महोदय ने कि टकराव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन्होंने पहले ही मान लिया कि नेबुला है जो कि तप्त और गर्म थी, तो यहाँ पहली समस्या का निराकरण हो जाता है। दूसरी समस्या थी कि गति का उत्पन्न होना, तो इन्होंने पहले ही मान लिया कि वो घूम रहा, तेज़ी से अपने अक्ष पर घूम रहा था, तो यहाँ भी उन्होंने दूसरी समस्या का निराकरण कर लिया जी। अब कांट महोदय, लाप्लास महोदय ने बताया कि अपने अक्ष पर घूमते हुए धीरे धीरे शीतल हो रही थी, ठंडी हो रही थी। अब जब ठंडी हो रही थी तो धीरे धीरे इसका आकार भी क्या हो रहा था, छोटा होता जा रहा था, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो आकार छोटा होता जाएगा। अब आकार जैसे जैसे इसका छोटा होता जाएगा तो इसकी गति में क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कांट महोदय की तीसरी गलती का भी निराकरण कर दिया, और इन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये ठंडा होता गया और धीरे धीरे इसमें तेज़ी बढ़ता गया। अब इस तरीक़ा से क्या हुआ कि फिर से उसमें है जो कि बीच में उभार, जो कि पहले भी हम पढ़े थे कांट महोदय में, तो उसी तरीक़ा से इसमें भी है जो कि बीच में अपकेंद्रीय बल के कारण एक उभार उत्पन्न हुआ और वो एक छल्ले के रूप में बाहर आया। अब यहाँ पर मुख्य अंतर ये है कि कांट महोदय ने कहा था कि एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकले थे, लेकिन इन्होंने बताया कि 9 छल्ले बाहर नहीं होकर के केवल एक छल्ला बाहर निकला था और फिर उससे अलग अलग छल्ला बनाए। तो यहाँ देखिए मेन रूप से यही अंतर है कि कांट महोदय ने बताया कि यदि ये नेबुला है तो इसके एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकले और एक जगह होकर के ग्रहों का निर्माण हुआ। जबकि लाप्लास महोदय ने बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक नेबुला थी और उससे सबसे पहले एक छल्ला बाहर निकला, और ये छल्ला है जो कि पहले अलग था और फिर धीरे धीरे ये क्या हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसे इन्होंने गर्म वायव्य ग्रंथि का नाम दिया। हालांकि इसमें रॉस महोदय ने थोड़ा संशोधन किया और फिर से इन्होंने पुराने व्यवस्था जो कि कांट महोदय की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक एक करके ही छल्ले बाहर निकलते गए जी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये एक जगह हो गए और फिर इससे अलग अलग छल्ले फिर निकले, यानी कि नेबुला से प्रारंभ में केवल एक छल्ला निकला और बाद में है जो कि पहले छल्ले से अलग अलग छल्ले निकलते गए और सभी एक जगह होते गए, गर्म वायव्य ग्रंथि बनता गया और उससे है जो कि ग्रहों का निर्माण हुआ। और फिर यही प्रक्रिया है जो कि उपग्रहों के लिए भी हुई, यानी कि ग्रह है जो कि पहले अपने अक्ष पर तेज़ी में घूम रहे थे, धीरे धीरे ठंडा होने लगे तो उनसे भी छल्ले बाहर निकले और इस तरीक़ा से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। तो ये है जो कि
लाप्लास महोदय की नीहारिका परिकल्पना थी। अब इसमें भी कुछ आलोचनाएं सामने आती है, कुछ समस्याएं खड़ी होती है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है कि कोणीय आवेग का कि इतना कोणीय आवेग से है जो कि नीहारिका को तोड़ना संभव नहीं होता, यानी कि इतना कोणीय आवेग वो नहीं था कि उससे है जो कि छल्ला बाहर निकल सके। जैसा कि कोणीय आवेग का एक सिद्धांत भी है, कोणीय आवेग का स्थिरता के नियम के अनुसार कहता है कि मौलिक नीहारिका का कुल कोणीय आवेग सूर्य एवं उसके ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि 98% जो कोणीय आवेग का भाग है वो ग्रहों में है, जबकि मात्र 2% भाग सूर्य में है। तो यहाँ पर ये है जो कि इस सिद्धांत की आलोचना होती है। अब दूसरा बात ये बताते हैं कि ये जो छल्ले निकलने की जो प्रक्रिया है उसमें कभी विराम नहीं आएगा, बल्कि वो बार बार निकलता रहेगा। और ऐसा हमें सूर्य में भी दिखना, मान लिया जाए कि अभी नहीं निकल रहा है, हो सकता है कि लंबा समय अंतराल हो, तो कम से कम सूर्य में हमें दिखना चाहिए कि यहाँ से छल्ला निकलने वाला है, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत होता नहीं था। तीसरी जो आलोचना का बिंदु है वो है कि द्रव सुचारू रूप से परिक्रम नहीं कर सकते हैं जी। एक ठोस को यदि हम लुढ़काएं तो वो बहुत ही आसानी से लुढ़क जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पारे का एक गेंद हो और उसको लुढ़काने के लिए बोला जाए तो वो उतनी आसानी से नहीं लुढ़केगा, क्योंकि उसमें कई स्तर होते हैं और हर स्तर के बीच में वो क्या होता है, उसमें घर्षण होता है, जिसके कारण कोई भी द्रव सुचारू रूप से एक वस्तु का परिक्रमा नहीं कर सकता है। लास्ट में है कि सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमना चाहिए जी। जो भी ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ज़्यादातर, जबकि 2 है जो कि हमारे ग्रह ऐसे हैं जिसमें शुक्र और यूरेनस का नाम आता है जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि इनके नियमानुसार जब एक ही तरह से जब घूम रहा था तो छल्ला एक ही तरफ होना चाहिए और उसी तरीक़ा से घूमना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि इनके नियम को बदल देते हैं। अगला बिंदु आता है, फिर वही सवाल यहाँ भी दोहराई जाती है कि आखिर 9 ही छल्ले क्यों निकले। 9 से अधिक भी निकल सकते थे, 9 से कम भी हो सकते थे, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि 9 ही निकले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीक़ा से नेबुलर हाइपोथेसिस में लाप्लास महोदय ने एक रूप से हम मान सकते हैं कि उन्होंने कांट महोदय के नियम को केवल उसमें सुधार किया है, इसमें ज़्यादा कुछ जोड़ा नहीं है अपनी तरफ से। बस इनमें जोड़ बस इतना ही किया गया है कि इन्होंने ये माना कि एक तप्त नेबुला थी जो अपने स्थान पर द्रवित अवस्था में घूम रही थी, जिसके कारण उन्होंने तीनों उन समस्याओं का निदान कर दिया। लेकिन ये तप्त नेबुला आई कहाँ से, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस सिद्धांत में कोई इसका आंसर नहीं मिलता है जी। और दूसरा इन्होंने अपने तरफ से इसमें ये जोड़ा कि 9 छल्ले नहीं निकल करके पहले एक छल्ला निकला और बाद में उससे अलग अलग 8 छल्ले निकले। तो ये मूल रूप से 2 परिवर्तन थे। बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।